नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही इंसान भारत के लिए शहीद और ब्रिटिश दस्तावेजों के लिए एक आतंकवादी? ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये दो अलग अलग नजरिए हैं और ये विरोधाभास आज भी हमारे बीच मौजूद है। तो सवाल ये उठता है कि हम इतिहास को कैसे देखें, एक क्रांतिकारी की कहानी को कैसे समझें। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। ये कहानी सिर्फ भगत सिंह की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि इतिहास को कौन और कैसे लिखता है। चलिए इस उलझी हुई विरासत को जरा सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले भगत सिंह की विरासत और उनके विचारों को समझेंगे। फिर चलेंगे उनके सबसे चर्चित एक्शन की ओर, वो असेंबली बम वाला किस्सा। उसके बाद आतंकवाद और क्रांति के बीच का फर्क देखेंगे और आखिर में इस बड़े सवाल पर बात करेंगे कि इतिहास की कहानी असल में लिखता कौन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस व्यक्ति से और उसके विचारों से। देखिए, भगत सिंह को सिर्फ एक बंदूक उठाने वाले एक्टिविस्ट के तौर पर देखना उनकी असली पहचान के साथ सच कहूं तो नाइंसाफी होगी। उनके असली हथियार तो कुछ और ही थे। 1907 में जन्मे भगत सिंह, उनकी सोच पर दुनिया भर में चल रहे आंदोलनों का गहरा असर था। वो सिर्फ नारों पर नहीं जीते थे, वो लेनिन, मार्क्स और रूसो जैसे विचारकों को पढ़ रहे थे। उन्होंने समझा कि असली क्रांति सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि लोगों की सोच बदलने से आती है। यह एक सोची समझी वैचारिक लड़ाई थी और यही बात उनकी क्रांति का दिल थी। उनका असली हथियार कोई बंदूक नहीं, बल्कि उनके विचार थे। मकसद ब्रिटिश हुकूमत में खौफ पैदा करना नहीं था, बल्कि वो सोई हुई, बहरी हो चुकी सरकार को जगाना था। और इसी सोच का सबसे बड़ा सबूत है वो घटना जिसने हमेशा हमेशा के लिए उनकी एक छवि बना दी, सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंकना। पर क्या उस धमाके के पीछे का असली मकसद वही था जो बताया गया? आइए देखते हैं। जरा उस दिन के घटनाक्रम को देखिए। 1929 में असेंबली में एक कम ताकत का बम फेंका गया, ऐसा बम जिससे किसी को चोट ना पहुंचे। फिर हवा में पर्चे उछाले गए ताकि दुनिया को उनका मकसद पता चले। और सबसे अहम बात, वो भागे नहीं, उन्होंने खुद को गिरफ्तार होने दिया ताकि उनकी आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ये हिंसा नहीं, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। उनका पूरा मकसद तो इसी एक लाइन में छिपा है। बहरों को सुनाने के लिए एक जोरदार धमाके की जरूरत होती है। यह धमाका किसी की जान लेने के लिए नहीं था, यह पूरे देश का ध्यान खींचने के लिए था, ब्रिटिश सरकार के जुल्म की तरफ। तो बात एकदम साफ है, उनका मकसद डर फैलाना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों का पर्दाफाश करना था। वो अदालत को ही अपना मंच बनाना चाहते थे। और यहीं से हम इस बहस के बिल्कुल बीच में आ जाते हैं कि भगत सिंह ने जो किया वो आतंकवाद था या क्रांति, और ये सब परिभाषाओं का खेल है। देखिए, आतंकवाद क्या है? बेगुनाहों को मारकर डर फैलाना। और क्रांति, अन्याय के खिलाफ लोगों को जगाना, आवाज उठाना और उसके लिए बलिदान देना। अब तक जो भी हमने देखा और समझा, उसके हिसाब से भगत सिंह का काम किस परिभाषा के ज्यादा करीब लगता है? ये फर्क तो खुद भगत सिंह ने साफ कर दिया था जब उन्होंने कहा, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। मतलब उनके लिए असली लड़ाई सोच बदलने की थी, हथियारों की नहीं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है, अगर उनका इरादा इतना साफ था तो फिर ये आतंकवादी वाला लेबल आया कहां से? और यहीं हम उस सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं कि आखिर इतिहास लिखता कौन है? जवाब सीधा है, जो सत्ता में होता है। ये एक ऐतिहासिक सच है कि ब्रिटिश सरकार ने अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भगत सिंह को अतिवादी यानी एक्सट्रीमिस्ट कहा था। जाहिर है ये उनका नजरिया था। कोई भी सरकार अपनी सत्ता को चुनौती देने वाले को तो अपराधी ही मानेगी। और भगत सिंह के विचार, वो तो आखिरी सांस तक उनके साथ थे। 23 मार्च 1931, फांसी से कुछ ही देर पहले उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी पता है? लेनिन पर एक किताब को खत्म करना। ये आखिरी लम्हा किसी हिंसक इंसान का नहीं हो सकता, ये एक विचारक का है जो आखिरी पल तक ज्ञान के लिए जी रहा था। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, इतिहास कौन लिखता है, ताकतवर या क्रांतिकारी? क्या हम अपने नायकों को आज भी उसी चश्मे से देखेंगे जो हमें अंग्रेजों ने दिया, या हम उनके विचारों और बलिदान की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे? ये हमें तय करना है कि भगत सिंह इतिहास में सिर्फ एक अतिवादी थे या भारत की आजादी की वो आवाज थे जो हमेशा जिंदा रहेगी। इंकलाब जिंदाबाद।